ये साल था 2019 और तारीख थी 14 फरवरी। जिस वक्त देश में वैलेंटाइन डे का माहौल होता है, उस टाइम पर कश्मीर के पुलवामा में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के 40 जवान एक फिदाइन हमले में शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए मोहम्मद ने। इस इंसिडेंट ने न केवल भारत को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत और दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद से सेफ है। कैसे एक संगठन इतना ताकतवर हो गया कि इतने बड़े हमले को उसने अंजाम दे दिया। अब वैसे तो आप सबको पता होगा मसूद अजहर के बारे में, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद की शुरुआत मसूद अजहर से नहीं हुई थी, बल्कि 1979 के अफगानिस्तान से शुरू हुई थी। सोवियत की जंग ने जिहाद के नाम पर दुनिया भर के कट्टर युवकों को पाकिस्तान की ओर खींचा था। आईएसआई ने अमेरिका, सऊदी की मदद से इन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी। इन्हीं से हरकतुल जिहाद और बाद में हरकतुल मुजाहिदीन बने। ये कश्मीर में भारत के वो हथियार थे जिन्हें आईएसआई ने बनाया था, जिनसे भारत पर हमले होने थे। इसी दौरान एंट्री होती है मसूद अजहर की, बहावलपुर का एक मौलवी जो कि आगे चलकर आईएसआई के टेरर का स्टार्टअप फाउंडर बना। लेकिन ये आदमी तो 1994 में एक फेक पासपोर्ट पर भारत आया था और पकड़ा गया था। इसने पूछताछ में एक थप्पड़ में सब कुछ उगल दिया था। फिर भी यही आदमी आईएसआई की नज़र में कैसे एक फ्यूचर एसेट बन गया, कैसे उसने एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो सिर्फ मसूद अजहर की महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि आईएसआई की फंडिंग, पाकिस्तान की पॉलिसी और अफगान जिहाद के नेटवर्क और फिदाइन कल्चर के मेल से बना। ये कहानी है कि जैश-ए-मोहम्मद जैसा एक संगठन कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे देशों की राजनीति को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आज हम जैश-ए-मोहम्मद की पूरी कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जैश-ए-मोहम्मद की कहानी को समझने के लिए हमें 1979 में वापस जाना होगा, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। इस अटैक के बाद एक एंटी सोवियत सेंटिमेंट जन्मा और सोवियत के खिलाफ की इस लड़ाई को जिहाद का नाम दिया गया। इस जिहाद ने दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों को पाकिस्तान की ओर खींचा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने यूएसए और सऊदी अरब के सपोर्ट से इन मुजाहिदीन लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग शुरू की। 1980 के दशक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए कट्टर जिहादी नौजवानों को ट्रेनिंग दी। ये लड़ाके बाद में हुजी जैसे मौलिक इस्लामिक समूहों में बदल गए। ये वो संगठन थे जो जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने की बातें करते थे। इन संगठनों का पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इन्हें कश्मीर में भेजकर आईएसआई ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अपनी डीप एसेट बनाने की रणनीति अपनाई। इस मॉडल का मकसद महज धार्मिक लड़ाई नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की रीजनल पॉलिसीज को आगे बढ़ाना भी था। 1980 के दशक में हुजी का नेटवर्क मजबूत होने लगा। इसी दौरान एंट्री होती है एक नए रिक्रूट की, जो आगे चलकर आतंक का चेहरा ही बदल देने वाला था। इस लड़के का नाम था मसूद अजहर। ये वही अजहर है जिसे 2001 में भारत सरकार को कंधार हाईजैक के चलते छोड़ना पड़ा था। खैर, मसूद पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था और कराची के जामिया उलूम इस्लामिया मदरसे से पढ़ा लिखा था। वो अच्छी स्पीच दे लेता था और इस्लामिक स्टडीज पे अपनी पकड़ के चलते जल्दी ही संगठन का जाना पहचाना चेहरा बन गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसने मसूद की लाइफ को बदल कर रख दिया। 1984 में हुजी के अंदर एक फूट पड़ी। इसका एक हिस्सा अलग होकर HUM यानी हरकतुल मुजाहिदीन बना। मसूद अजहर शुरुआती दिनों में HUM के साथ था। दोनों गुट देवबंदी सुन्नी आइडियोलॉजी पर भरोसा करते थे और कश्मीर में जिहाद के मकसद से काम करते थे। मसूद अजहर लोगों को जोड़ने का काम करता, फंड इकट्ठा करता और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए मोटिवेट करता। फिर 1993 में हुजी और HUM दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर HUA यानी हरकतुल अंसार नाम से एक नया संगठन बनाया। इस यूनिटी से इस गुट की ताकत बढ़ी और मसूद अजहर इसमें हेड प्रोपेगेटर और ऑपरेशनल नेता बनाया गया। इसका मकसद साफ था, HUA को सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान तक लिमिटेड न रखकर एक ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। लेकिन इसी बीच मसूद अजहर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तक मसूद ने जैश-ए-मोहम्मद जैसा संगठन खड़ा नहीं किया था,
लेकिन उसकी इस गलती ने उसे मोटिवेट किया इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो जनवरी 1994 में मसूद अजहर एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के लिए भारत आया। ये पुर्तगाल के पासपोर्ट पर यहाँ पर आया था। उसका मकसद था कश्मीर में HUA के बिखरे हुए कैडर्स को इकट्ठा करना, उनको एकजुट करना, उनके ऑपरेशंस का एक सिस्टम बनाना, और फिर इसके चलते उसने कश्मीर में कई अलग अलग मीटिंग की, कई लोगों को आतंक के रास्ते पर ढकेलने के लिए उसने मोटिवेट किया। लेकिन इसी बीच इंडियन सीक्रेट एजेंसीज को उसकी खबर मिल गई। फिर 10 फरवरी 1994 को मसूद अजहर को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रूटीन चेक पॉइंट पर अरेस्ट कर लिया गया। इतनी आसानी से कश्मीर का इतना बड़ा आतंकी गिरफ्तार हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। और यह आतंक का सरगना जिसका काम दहशत फैलाना था, वो एक ही थप्पड़ में सब कुछ उगल देगा ये भी किसी को नहीं पता था। जी हाँ, सिक्किम के पूर्व DG अविनाश मोहनाने ने बताया था कि 1994 में अजहर से उन्होंने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि एक मिलिट्री ऑफिसर के एक ही थप्पड़ में अजहर ने सारी खुफिया जानकारी हमें दे दी। खैर, जब ISI को इस अरेस्ट की खबर मिली तो मसूद अजहर अचानक से उनकी नज़रों में एक की एसेट बन गया। उन्हें उसमें केवल एक मौलवी नहीं दिखा, बल्कि एक ऐसा फ्यूचर का मोहरा दिखाई दिया जिसके पास रिलीजियस नॉलेज थी, उसकी ओरेटरी स्पीच बहुत अच्छी थी, उसके संगठन चलाने की क्षमता भी काफ़ी शानदार थी। ISI ने फील किया कि मसूद में वो करिश्मा था जो हज़ारों लोगों को शहीदी के नाम पर लड़ने के लिए मोटिवेट कर सकता था, और वो उनके लिए एक सुपर टेररिस्ट बन सकता था। ये सब कुछ समझ आते ही मसूद को जेल से निकालने की कोशिश की जाने लगी। सबसे पहले 1995 में अल फरान किडनैपिंग का मामला था, जिसमें कि कश्मीर में ट्रेकिंग कर रहे 6 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग की, लेकिन ये ऑपरेशन नाकाम रहा और बंधकों को मार दिया गया। फिर 1999 में जम्मू में कुछ टेररिस्ट ने मसूद को सुरंग खोदकर भगाने की कोशिश की, लेकिन मसूद का पेट इतना बड़ा था कि वो पेट सुरंग में ही फंस गया। इसके चलते मसूद अजहर दोबारा नाकाम हो गया भागने में। लेकिन मसूद ISI को इतना काम का आदमी लगने लगा था कि उसे छुड़ाने की कोशिशें हमेशा चलती रही। इस तरह 1992 से 1999 तक लंबे टाइम तक मसूद अजहर जेल में रहा, लेकिन ISI और उसके आतंकी लगातार उसे छुड़ाने की साजिशें रचते रहे। इसी बीच आतंकी एक ऐसा काम करने में कामयाब हो गए जिसके चलते इंडियन एजेंसीज को मसूद को छोड़ना पड़ा। 24 दिसंबर 1999 इंडियन हिस्ट्री का ऐसा डार्क ही चैप्टर है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से नई दिल्ली आ रही थी, उसको आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। HUM के मेंबर्स जहाज को अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जो उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था। इस हाईजैक के चलते 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को उसके 2 सपोर्टर्स अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर के साथ रिहा कर दिया गया। ये तीनों रिहा होकर कंधार से पाकिस्तान पहुंचे। ये रिहाई इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि पाकिस्तान में मसूद अजहर अब जिहादी हीरो बन गया था। मसूद ने अपनी इमेज का फ़ायदा उठाया और तुरंत ही देश भर में रैलियां करनी शुरू कर दी। हज़ारों लोगों ने उसे सपोर्ट भी किया। उसने अपने भाषणों में भारत पर काफिरों का देश होने का आरोप लगाया, कश्मीर में जिहाद को आखिरी जीत तक ले जाने की कस्में खाई। अपनी रिहाई के तुरंत बाद मसूद अजहर अफगानिस्तान चला गया। वहां उसने तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर और अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन से मुलाकात की। इन मीटिंग्स ने मसूद की ग्लोबल जिहादी साख को मजबूत किया। उसामा बिन लादेन ने मसूद को फंड, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटरनेशनल नेटवर्क तक पहुंच का वादा किया। इन सब के बाद फरवरी 2000 में कराची के एक बहुत बड़े फंक्शन में मसूद अजहर ने फॉर्मल तरीके से ऑफिशियली एक और बड़े और बहुत ही घातक संगठन की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद का मतलब होता है दोस्तों मोहम्मद की सेना, यानी ये लोग पैगंबर का इस्तेमाल कर रहे थे अपने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इनकी वैलिडेशन के लिए। ये ऐलान अपने आप में आतंकवाद के इतिहास में नए चैप्टर की शुरुआत थी। इस तरह जैश-ए-मोहम्मद का जन्म एक कैदी की रिहाई से हुआ था, लेकिन आगे चलकर बहुत जल्दी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक बहुत ही नुकीली तलवार बनने वाला था ये संगठन। इसकी वजह थी मसूद अजहर का दिमाग। जैश-ए-मोहम्मद किसी नॉर्मल आतंकी संगठन की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे कि एक बहुत बड़ा टेरर स्टार्टअप लॉन्च किया गया हो। शुरू से ही फंडिंग थी, सिक्योरिटी थी, अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम उसको मिल गया था।
आईएसआई ने जैश को शुरुआती फंड, पुराने हथियारों की सप्लाई और खैबर पख्तून और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में ट्रेनिंग कैंप लगाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। इसके साथ साथ आईएसआई इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज और कश्मीर के हालात पर भी सीधे सीधे इंफॉर्मेशन जैश तक पहुंचाने लगी। ओसामा बिन लादेन और गल्फ के दूसरे संगठनों से भी जैश को मदद मिली। आईएसआई की स्ट्रेटजी दरअसल ये थी कि लश्कर तैयबा की तरह ही एक और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और कट्टर आइडियोलॉजी वाला ग्रुप तैयार किया जाए, ताकि ये दोनों संगठन आपस में भी कंपटीशन में रहें और कश्मीर में आईएसआई का कंट्रोल मजबूत बना रहे। इस तरह भारत से निकलने के बाद जल्दी ही मसूद के जैश ए मोहम्मद ने एक स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन खड़ा कर दिया, जिसका मकसद था भारत में बड़े और बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हमलों को अंजाम देना। इस संगठन के बेहद खतरनाक होने की वजह भी थी इसका मॉड्यूल। जैश ए मोहम्मद की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण था उसका फीडर सिस्टम, यानी जिहादी फैक्ट्री। मसूद अजहर ने खुद को धार्मिक इंटेलेक्ट के तौर पर इस्टेब्लिश किया और मदरसों के बड़े नेटवर्क को आतंकवादियों की भर्ती का सेंटर बनाया। गरीब और रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को इस्लामी शिक्षा के नाम पर मदरसे में लाया जाता, इन्हें कट्टर धार्मिक विचार सिखाए जाते और लड़कों को समझाया जाता कि जिहाद ही उनका असली धर्म का काम है और शहादत सीधे जन्नत का रास्ता है। इन बच्चों में जो सबसे कट्टर होता है उसे आगे जैश के ट्रेनिंग में भेज दिया जाता था। यहाँ पर जैश के कैंप में इन्हें हथियार चलाने की, कश्मीर की ज्योग्राफी समझाई जाती थी, लोकल बोली की ट्रेनिंग दी जाती थी। इनमें भी जो बहुत शातिर होता था उसे फिदाइन स्क्वाड यानी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भर्ती किया जाता था। ये आत्मघाती दस्ते पूरी तरह से ट्रेंड होते थे और मिशन में अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। फिदाइन हमलों ने जैश को बाकी आतंकी संगठनों से एक अलग पहचान दी और इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया। साल 2000 में ये लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ही जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई के इशारों पर बड़े हमले शुरू कर दिए। मसूद अजहर को दरअसल दिखाना था कि उसकी रिहाई आईएसआई के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सौदा है। इसीलिए उसने अपनी नई टीम को भारत के खिलाफ जितना बड़ा और धमाकेदार हमला हो सके उतना करने के लिए तैयार किया। सबसे पहले अक्टूबर 2001 में जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ। फिदाइन हमलावर एक्सप्लोसिव से भरी कार लेकर विधानसभा के गेट में घुसे और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 38 लोग मारे गए और इस हमले से यह भी साफ हो गया कि जैश मोहम्मद अब सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग वाला ग्रुप नहीं रहा, अब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी आसानी से टारगेट कर सकता था। कुछ ही हफ्तों बाद दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ। ये बहुत बड़ा हमला था। जैश ने लश्कर के साथ मिलकर भारत की संसद पर फिदाइन हमला किया। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत ना संभलते तो हालात और भी भयानक हो सकते थे। इस तरह से ये वो हमला था जिसने एक तरह से भारत और पाकिस्तान को जंग की कगार पर पहुंचा दिया। ये हमला 9/11 के बाद हुआ था और आईएसआई चाहती थी कि जैश भारत में ऐसे बड़े हमले करे कि दुनिया का ध्यान फिर से कश्मीर के मुद्दे पर जाए। इस तरह दोस्तों अपने हमलों से 2000 से लेकर 2003 के बीच जैश ए मोहम्मद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आतंकी संगठन बन गया। इसी दौरान अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या के केस में भी जैश ए मोहम्मद का नाम आया, जिसने इसके इंटरनेशनल नेटवर्क को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन यहीं से आतंक पर लगाम लगाने की भी कोशिश शुरू हो गई। इंडियन पार्लियामेंट पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल के बाद फिर से एक बार टेंशन बढ़ गई थी। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने से यूएन ने जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और उस पर बैन लगा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस बैन को केवल कागजों पर लागू किया। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ और उन्होंने जैश पर अनाउंस तो किया बैन, लेकिन जमीन पर जैश ए मोहम्मद का काम अभी भी चल रहा था। मसूद ने जैश को खत्म करने का नाटक किया और तुरंत नए नामों खदाम उल इस्लाम और जमात उल फुरकान के तहत अपने काम को दोबारा एक्टिव कर दिया। फंडिंग भी बंद हुई नहीं और अजहर बुहावलपुर से अपना नेटवर्क चलाता रहा। इस दोहरे खेल का सबसे बड़ा सबूत साल 2003 में मिला, जब जैश के कैडरों ने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर ही 2 बार हमले किए। ये दिखाता है कि जैश पाकिस्तान में एक बहुत ही सेफ स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा था, जिसे स्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभावशाली हिस्सों का सपोर्ट मिला हुआ था। करीब 1 दशक तक पर्दे के पीछे से काम करते हुए जैश ए मोहम्मद ने अपनी फिदाइन की क्वालिटी, फंडिंग और ट्रेनिंग के नेटवर्क को मजबूत किया। साल 2016 के पठानकोट और उरी हमलों के बाद उसकी तरक्की साफ दिखी और इसका पीक था 2019 का पुलवामा अटैक। यह अटैक एक ट्रेंड फिदाइन हमला था जिसमें लोकल कश्मीरी आदिल अहमद डार का इस्तेमाल किया गया था।
हमले के बाद मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और भारत ने फिर बालाकोट स्ट्राइक की। फिर भी जैश की लीडरशिप को पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिलती रही। जैश का यह हमला इतना खतरनाक था कि आज तक नहीं पता चल पाया कि 400 किलोग्राम आरडीएक्स उस गाड़ी में कैसे आया जिससे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था। अभी जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है उसमें भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि विस्फोट जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। इस मॉड्यूल में 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट लोग सामने आए हैं। इनमें डॉक्टर, धार्मिक नेता और स्लीपर सेल के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि अभी भी जांच चल रही है, हम पूरी तरह से कुछ भी साफ तस्वीर के तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि ये जैश ए मोहम्मद के एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज टेररिस्ट ग्रुप द्वारा किया गया हमला हो सकता है। अगर ये सब कुछ सच निकला दोस्तों, तो जैश ए मोहम्मद को और सपोर्ट मिलेगा दूसरे आतंकी संगठनों से, क्योंकि जैश का यह अटैक कोई गरीब और ग्रामीण लोगों का अपने जिहादी शिकंजे में फंसाकर किया गया अटैक नहीं है, बल्कि ये मॉड्यूल वाइट कॉलर टेररिज्म की इमेज भी दिखाता है। डॉक्टर, मौलवी और प्रोफेशनल्स की जो पार्टिसिपेशन है, इसने बहुत ही स्ट्रेटेजिक और खतरनाक रूप दिया है इस हमले को। अगर ये सारे आरोप सही साबित होते हैं तो इंडियन सिक्योरिटी और सीक्रेट एजेंसीज के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैश ए मोहम्मद की। इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा और ख़तरनाक संगठन बन जाना सिर्फ मसूद अजहर के एम्बिशन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ और रीजनल पॉलिटिक्स का भी एक मिला-जुला रिजल्ट है। इसकी ताकत 5 मेन कारणों से बनी। पहला, आईएसआई का लगातार संरक्षण, फंडिंग, ट्रेनिंग और उसको सेफ जगहें प्रोवाइड करना, जिसने हर तरह के बैन के बाद भी जैश को दोबारा खड़े होने में हेल्प की। दूसरा, मसूद अजहर की अपनी लीडरशिप क्वालिटी, जिसकी उग्र भाषण कला लोगों को फिदाइन बनने के लिए मोटिवेट करती थी। भले ही उसने एक थप्पड़ में भारत में सब कुछ उगल दिया, लेकिन अपने लोगों के बीच में उसका एक रौला है या रुतबा है। तीसरा, अफगान जिहाद का बैकग्राउंड, जिसने जैश को एक ग्लोबल जिहादी नेटवर्क और फंडिंग से जोड़ दिया। चौथा, पाकिस्तान का वो सेफ माहौल जहां पर बहुत ही कट्टरपंथी मदरसे और उनका सोशल सपोर्ट जैश को भर्ती और फंड जुटाने में मदद करते रहे। पांचवा और आखिरी ये कि फिदाइन हमलों में उसकी स्पेशलिटी, जिसने इसे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत ही बड़े चैलेंज के तौर पर खड़ा किया हुआ है। इन सभी वजहों ने मिलकर जैश को एक रीजनल ग्रुप से एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और थ्रेट में बदल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।